लो जी। भारत के तमाम दोस्त एक एक करके उसके दुश्मन बनते चले गए। यहां तक कि उसकी सीमाओं से लगे देश भी अब उसे शत्रु की नजर से देखते हैं। शायद इसी को भारत का विदेशों में डंका बजना कहा जाता होगा। भारत के डंके बजने की जो प्रचार आरएसएस और उसका मुखौटा बीजेपी करती है, उसकी हकीकत ये है कि देश में अभी विदेशी निवेश अब तक के सबसे निम्न स्तर पर है और विदेशी कर्ज भी 4 गुना ज्यादा बढ़ गया है। इसी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की मजबूत स्थिति बताकर आरएसएस और बीजेपी और उनके कर्णधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात और दिन देश की जनता को भरमाते रहते हैं। हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। अभी भारत के दोस्तों की अगर गिनती करें तो पूरी दुनिया के 168 देशों में भारत का अब कोई मित्र बचा ही नहीं। एक अंतिम मित्र कनाडा था, जिसे भी आरएसएस, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आईटी विंग ने प्रचार कर करके दुश्मन बना दिया। असलियत कुछ और है, लेकिन देश का मध्यम वर्ग और आईटी विंग के भुलावे में आकर व्हाट्सएप फॉरवर्डिंग में व्यस्त देश की युवा पीढ़ी इस बात को शायद ही समझ पाएगी। अगर उसे समझना है तो उसे भारत का आजादी के बाद का इतिहास बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन देश का युवा वर्ग, विशेषकर गरीब, यानी 80 करोड़ परिवारों का या 80 करोड़ लोगों में से लगभग हर दूसरा युवा 5 किलो अनाज पर निर्भर है और उस 5 किलो अनाज को खाकर वो हिंदू मुस्लिम के भुलावे में आता रहता है। हम इस विश्लेषण में आपको जो कुछ बताएंगे वो बिल्कुल तथ्यों के साथ हो। असल में भारत के विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंधों की बुनियाद आजादी की पहली सरकार ने रखी थी। और आप ये जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि जिस परमाणु शक्ति पर आज भारत गर्व करता है, उस परमाणु शक्ति की नींव उस कनाडा ने रखी, जिसके साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1950 के दशक में पहली बार मैत्री स्थापित की। कनाडा के साथ जो रिलेशन थे, उन रिलेशनों की बुनियाद ये है कि जब पूरी दुनिया, विशेषकर अमेरिका, रूस और परमाणु शक्ति संपन्न 4 अन्य देश परमाणु तकनीक देना तो दूर, इसकी बात तक करने पर भारत के सामने आंखें तरेरने लगते थे। लगभग 74 साल बाद आज की मोदी सरकार अगर वाकई चुनावी वोट और चुनावी जीत से अलग हटकर देश हित की बात करे और उसका विश्लेषण करे तो उसके होश उड़ जाएंगे। और उसका पैतृक संगठन आरएसएस भी, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ जानता ही नहीं, वह भी घबरा कर भाग खड़ा होगा। हमारा सबसे गहरा दोस्त कनाडा, जिसके मौजूदा प्रधानमंत्री अभी जो इस्तीफा दे चुके हैं, जस्टिन ट्रूडो, इनके पिता के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया, वो दोस्ती 1974 जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पोखरण में पहला परमाणु विस्फोट किया तब तक कायम रही थी। उसके बाद, परमाणु विस्फोट के बाद
सिर्फ 2 या 3 साल के लिए भारत और कनाडा के रिश्तों में मामूली तनाव आया, लेकिन विदेश नीति में पारंगत तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस खटास को दूर करके कनाडा को फिर से अपने सबसे गहरे दोस्तों में बदल दिया। देश की युवा पीढ़ी को ये देखना चाहिए कि आज जिस परमाणु क्षमता के सहारे हम पाकिस्तान और चीन से मुकाबला करने का सपना देखते हैं, वो परमाणु क्षमता हमें मिली कैसे? वो मिली हमें हमारे परमाणु कार्यक्रम के पिता डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की दूरंदेशी के कारण। अगर ये कहा जाए कि कनाडा हमारी परमाणु क्षमता का जनक है तो वो अतिशयोक्ति नहीं हो। कनाडा और भारत के बीच परमाणु सहयोग की शुरुआत 1950 के दशक में हुई, जब कनाडा ने भारत को पहला परमाणु रिएक्टर लगाने में सहायता प्रदान की। 1955 में अगर कनाडा ने भारत को 40 मेगावाट क्षमता का कनाडा इंडिया रिएक्टर यूएस प्रदान नहीं किया होता, तो आज भारत परमाणु हथियार बनाना तो दूर, परमाणु ऊर्जा से भी वंचित रहता। आज की बीटा जैन पीढ़ी तो अभी बड़ी होगी, लेकिन जो जैन जी पीढ़ी है वो ये अच्छे से जानती है कि आज भी पूरी दुनिया में परमाणु तकनीक पर कई तरह के प्रतिबंध हैं। 1955 में कनाडा ने भारत को शोध रिएक्टर के लिए आवश्यक यूरेनियम का आधा हिस्सा भी दिया था। शेष आधा हिस्सा बेहद गिड़गिड़ाने पर अमेरिका ने उपलब्ध कराया था। इसी ऐतिहासिक सहयोग से भारत ने कनाडा के साथ परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। होमी जहांगीर भाभा जब दोराबजी टाटा के आर्थिक सहयोग से विदेश से पढ़कर भारत लौटे, तो उन्होंने 26 अप्रैल 1948 को प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा और उनको सुझाव दिया कि परमाणु ऊर्जा जो भारत के विकास के लिए अहम है, उसके विकास का, परमाणु ऊर्जा के विकास का काम एक छोटे और शक्तिशाली निकाय को सौंपा जाए। ये निकाय सीधे प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेह हो। इसे परमाणु ऊर्जा आयोग कहा जा सकता है। और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की सलाह पर ही तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा अधिनियम के तहत एईसी, एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की। पहले अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा बने और उन्हीं की राय पर एसएस भटनागर और केएस कृष्णन को सदस्य बनाया गया। जुलाई 1948 में भाभा को इसी वजह से रक्षा मंत्रालय की वैज्ञानिक सलाहकार समिति में भी शामिल किया गया। 1955 में जब कनाडा ने कोलंबो योजना के तहत भारत को एनआरएक्स परमाणु रिएक्टर के डिजाइन और निर्माण की पेशकश की, जिसमें पूरी तकनीकी और वित्तीय सहायता तक शामिल थी, तो ये पेशकश इतनी अच्छी थी कि इसे नजरअंदाज नहीं किया गया। वैसे भी तब के कनाडाई परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख डब्ल्यू.बी. लुईस के साथ होमी जहांगीर भाभा की व्यक्तिगत मित्रता थी। इसी वजह से कनाडा के साथ परमाणु सौदे की सुचारू बातचीत हो पाई। तब भाभा और कनाडा के बीच चल रहे परमाणु कार्यक्रम संबंधी गोपनीय बातचीत का पता भी भारत के विदेश मंत्रालय को भी नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू को इस सहयोग को लेकर भाभा पर इतना भरोसा था कि वो उन्होंने एक बार भी पूछताछ तक नहीं। भाभा की सलाह पर
कनाडा के प्रधानमंत्री ने दुनिया के विरोध को दरकिनार करने के लिए कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री लुई सेंट लॉरेंट के साथ मुलाकातों में भारत के विकास के लिए इस ऊर्जा को बेहद महत्वपूर्ण बताया और कहा कि भारत को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कनाडा पूरी मदद करेगा और परमाणु प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की क्षमता को विकसित भी करेगा। कनाडा भारत के बीच यह सहयोग दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग का प्रतीक था। कनाडा ने परमाणु तकनीक प्रदान कर सुई तक बनाने में नाकाम तब के भारत को ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होने की ओर कदम बढ़ाने में भी मदद की। 1950 से 1960 के दशक तक इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से गोपनीय रखा गया। तब प्रधानमंत्री नेहरू कहते थे कि गोपनीयता जरूरी है ताकि हमारे रिसर्च का फायदा दूसरों को न मिले और जो लोग सहयोग दे रहे हैं, जो देश सहयोग दे रहे हैं, उनके साथ समझौतों में बाधा भी नहीं आए। भाभा ने भाई नेहरू की बात का पूरा मान रखा। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि होमी जहांगीर भाभा जब भी प्रधानमंत्री नेहरू को पत्र लिखते या एक दूसरे की मुलाकात होती तो वो उन्हें प्रिय भाई कहकर और नेहरू होमी जहांगीर भाभा को मेरे प्रिय होमी कहकर संबोधित किया करते थे। भारत की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने एक इंटरव्यू में ये कहकर इस बात पर मुहर लगाई कि प्रधानमंत्री नेहरू को होमी जहांगीर भाभा का काल मिलते ही वो तमाम कार्यक्रम रद्द कर सबसे पहले भाभा से मिलते थे। यहां तक कि भाभा ने जो कुछ मांगा उस पर उन्होंने कभी सवाल तक खड़ा नहीं किया। 57 में यानी सन 1957 में जब परमाणु ऊर्जा विभाग के बजट पर लोकसभा में चर्चा हुई तो सवालों के जवाब में नेहरू ने बताया कि 1954 से 1956 तक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए जो बजट है वो 12 गुना बढ़ गया है। तब का विपक्ष भी शायद देशभक्त था और उसने भी इस पर कोई सवाल खड़े नहीं किए। 1954 में भाभा ने सरकार को परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना का सुझाव दिया। उनका सुझाव मिलते ही केंद्र सरकार ने तत्कालीन मुंबई सरकार, आप शायद नई पीढ़ी नहीं जानती कि पहले महाराष्ट्र गुजरात एक ही राज्य थे और उनका नाम मुंबई था। तत्कालीन मुंबई सरकार से 1200 एकड़ जमीन प्राप्त करके भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया और होमी जहांगीर भाभा इसके सेक्रेटरी बने, सचिव बने, जो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते थे। लेकिन अड़चने अच्छे कामों में और शक्ति जुटाने में हमेशा अड़चने आती है क्योंकि भारत के पास यूरेनियम का भंडार बहुत सीमित था और इस वजह से परमाणु क्षमता विकास में अड़चने आ रही थी। लेकिन भारत के पास थोरियम का विशाल भंडार लगभग 5 लाख टन था। इसे देखते हुए भाभा ने 3 स्तरीय थोरियम आधारित रणनीति पेश की और 1958 में भारत सरकार ने औपचारिक रूप से इसे अपनाया। कनाडा से मिले रिएक्टर ने भाभा को परमाणु हथियार बनाने की क्षमता विकसित करने का अवसर दे दिया था और तभी जब 1959 में भाभा ने दावा किया कि भारत बिना बाहरी मदद के परमाणु हथियार बना सकता है तो पूरा देश ही नहीं, समूची दुनिया भी चौंक गई थी। 1962 में भारत पर चीनी हमले के 2 साल बाद ही 1964 में जब चीन ने परमाणु परीक्षण किया तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने भारत सरकार को परमाणु हथियार बनाने का आधिकारिक सुझाव दिया
और ऑल इंडिया रेडियो पर कहा कि वे भारत के लिए 2 मेगाटन का विस्फोट केवल 30 लाख रुपए में संभव बना देंगे। तब डॉलर का भाव 5 रुपए था। हालांकि बाद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी शांति नीति के तहत इसका ऊपरी तौर पर विरोध किया, लेकिन ये कार्यक्रम जारी रहा और उन्होंने इसमें कोई अड़चने नहीं डाली। सन 1964 में संसद ने निर्णय लिया कि भारत जरूरत पड़ने पर परमाणु हथियार बनाने की क्षमता विकसित करेगा। तब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि स्थिति बदलती है और हमें अपनी नीतियों को भी उसी तरह ढालना हो। यहीं से न्यूक्लियर ऑप्शन नीति की शुरुआत हुई। 1974 में जब इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, यानी परमाणु विस्फोट किया, तो कनाडा ने नाराज होकर भारत के साथ परमाणु सहयोग निलंबित कर दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो, जो अभी हाल तक प्रधानमंत्री रहे जस्टिन ट्रूडो के पिता थे, उन्होंने इसे वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताया। उन्होंने भारत से परमाणु परीक्षण रोकने की अपील भी की, लेकिन भारत ने कनाडा की अपील को दरकिनार करते हुए परमाणु क्षमता विकसित करने का कार्यक्रम तो जारी रखा ही, साथ में कनाडा के सहयोग को बरकरार रखने के लिए भी कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री को भारत यात्रा पर आमंत्रण दिया और तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कनाडा की यात्रा की। जैसे ही ट्रूडो भारत आए तो उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की सराहना की और इंदिरा गांधी के साथ एक समझौता किया और उसमें दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की इच्छा भी व्यक्त की। पियरे ट्रूडो के काल में कनाडा ने भारत के साथ एक स्तर पर सहयोग जारी रखा, लेकिन 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद कनाडा ने भारत के साथ परमाणु सहयोग पूरी तरह से खत्म कर दिया। हालांकि संघ परिवार और आज की बीजेपी सरकार और तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस परमाणु परीक्षण को लेकर बहुत गाल बजाए थे, लेकिन ऐसा माना जाता है तब भी विश्लेषकों ने यह कहा कि भारत को यह विस्फोट करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उस विस्फोट के बाद ही पाकिस्तान ने भी एक विस्फोट किया और वो भी विश्व की आधिकारिक परमाणु शक्ति बनने का स्तर हासिल कर सका, जबकि इससे पहले पाकिस्तान परमाणु परीक्षण करने में हिचक रहा था और उसे अमेरिकी प्रतिबंधों का डर था। लेकिन चूंकि संघ परिवार और बीजेपी अगर अलग ढंग से देखें तो देश के हितों के खिलाफ ही काम करते आए हैं और 1998 का परमाणु विस्फोट या परमाणु परीक्षण पाकिस्तान को वो मौका उपलब्ध करा गया जिसकी वजह से भारत को आज पाकिस्तान पर कोई भी कार्रवाई करने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। सन 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अमेरिका के साथ ऐतिहासिक न्यूक्लियर समझौता तो किया, लेकिन उसका कोई फायदा देश को ज्यादा मिल नहीं पाया और 2008 के समझौते के बाद ही तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2010 में भारत और कनाडा के बीच फिर से असैन्य परमाणु सहयोग समझौता करने में कामयाबी हासिल की। विश्लेषक ये मानते हैं, विदेश नीति और विदेश मामलों के जानकार ये मानते हैं कि समय के साथ विभिन्न घटनाओं और परमाणु परीक्षणों के कारण कनाडा और भारत के सहयोग में उतार चढ़ाव जरूर आया,
लेकिन वैसी कटुता नहीं आई जो पिछले एक साल में देखी गई। 1974 की घटना को पीछे छोड़कर भारत कनाडा फिर आगे बढ़े। तब कनाडा को शिकायत थी कि भारत ने कनाडा निर्मित रिएक्टर से प्राप्त प्लूटोनियम का उपयोग करके अपना पहला परमाणु बम बनाया था। लेकिन तब से नियामक निगरानी में महत्वपूर्ण सुधार करके भारत ने कनाडा की शिकायतों को दूर कर दिया। 2008 में भारत ने अपनी नागरिक और सैन्य परमाणु सुविधाओं को अलग करने और नागरिक परमाणु सुविधाओं को आईएईए के सुरक्षा उपायों के तहत रखने पर सहमति जताई और इसको कनाडा ने भी मान लिया। उसके बाद से कनाडा और भारत का सहयोग परमाणु क्षेत्र में लगातार जारी था। लेकिन घरेलू राजनीति में जस्टिन ट्रूडो और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने आगे बढ़ गए थे कि उन्हें चुनाव जीतने के लिए एक दूसरे पर कई तरह के आरोप लगाने पड़े। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक रूप से इस तरह का कोई बयान नहीं दिया जिसे ये माना जाए कि भारत कनाडा से सहयोग समाप्त करना चाहता है। लेकिन उनकी आईटी विंग ने ऐसा माहौल बनाया कि जो खालिस्तान आंदोलन दफन हो गया था वो राख से फिर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है और दुनिया भर का मीडिया फिर से खालिस्तान शब्द को छाप रहा है। यद्यपि भारत का मौजूदा शासन अपनी धुन में खालिस्तान जैसे शब्द का उपयोग खतरनाक नहीं मान रहा है, लेकिन 1980 का दशक अगर पंजाब के लोगों से आप बात करें तो आपको पता लगेगा कि 1980 का दशक भारत के लिए कितना खतरनाक। लेकिन गोदी मीडिया कनाडा के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों का महत्व जानने की अपेक्षा अपनी दुगदुगी बजाने में व्यस्त है और ये दुगदुगी भारत और कनाडा के रिश्तों को एकदम निम्न स्तर पर ले आई है। कनाडा के साथ दोस्ती को तोड़कर भारत का मौजूदा सिस्टम अपने गाल बजा रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि उसने भारत का कितना बड़ा नुकसान किया है। अब बात भारत के अन्य मित्रों की। भारत का एक बेहद विश्वसनीय मित्र तत्कालीन सोवियत संघ और आज का रूस, जिसने 1971 के कठिन समय में भारत का कदम कदम पर साथ दिया, वो भी आज नाराज है। जब अमेरिका और ब्रिटेन पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे और उसे आधुनिक हथियार दे रहे थे, तब रूस भारत के पक्ष में न सिर्फ डटकर खड़ा हुआ बल्कि उसने संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो किया भारत के खिलाफ प्रस्ताव पर और अमेरिकन सातवें बेड़े के जवाब में अपना समुद्री बेड़ा भी हिंद महासागर के लिए रवाना किया। उसने भारत को दुश्मन पाकिस्तान से लड़ने के लिए तब के सबसे आधुनिक विमान मिग-20 भी दिए। इन विमानों की वजह से ही भारत पाकिस्तान के अमेरिका से खैरात में मिले सेवर जेट उस समय का सबसे उन्नत विमान था, उसकी कब्रें भारत की सीमाओं पर जगह जगह बनाई। लेकिन 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद जब पूरी दुनिया रूस के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर रही थी, तब भारत ने चुप्पी साध ली। हालांकि कहा जा सकता है कि ये तटस्थ रुख भारत को अन्य देशों से सहयोग प्राप्त करने के लिए जरूरी था, लेकिन अगर ऐसा ही तटस्थ रुख उस वक्त तत्कालीन सोवियत संघ ने अपनाया होता तो आप सिर्फ और सिर्फ समझ लीजिए
कि भारत की क्या तो स्थिति होती और क्या भारत बांग्लादेश का निर्माण कर पाता, यानी पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर पाता। शायद नहीं, लेकिन आज का गोदी मीडिया और हिंदू मुस्लिम के झगड़े में उलझा देश का युवा वर्ग इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार ही। हमारा एक और पड़ोसी नेपाल, जो दुनिया का एकमात्र हिंदू देश है, वो नेपाल भी अब अपनी करेंसी चीन में छपवा रहा है। वो हमारा गोदी मीडिया इस पर बात तक नहीं करता, कोई शो तक नहीं करता। नेपाल ने चीन को कई तरह की सुविधाएं दी और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत का पूरा एक कमान भारत और नेपाल की सीमा पर कड़ी नजर बनाए हुए है, क्योंकि भारत को जब कभी चीन से संघर्ष होगा तो ये डर है कि चीन नेपाल के रास्ते से भारत के बिहार पर हमला कर सकता है। कहने को ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, लेकिन तथ्यों को अगर देखेंगे तो विदेश नीति के मोर्चे पर मौजूदा मोदी सरकार के 11 साल उस फेल विद्यार्थी की तरह हैं जो एक ही क्लास में लगातार फेल हो रहा है। 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सुंदरोंग चू, अरुणाचल प्रदेश में सुंदरोंग चू घाटी में भारत और चीनी फौजों के बीच हुए टकराव के बाद चीन की यात्रा की। सुंदरोंग चू चू की घटना में भारत के तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल के सुंदर जी ने चीन के न सिर्फ दांत खट्टे किए, बल्कि चीनी सेनाओं को कई किलोमीटर पीछे हटने के लिए भी बाध्य कर दिया था। और आज की मोदी सरकार, जो अपने आप को भारत की सबसे मजबूत सरकार कहती है, वो लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर का इलाका लद्दाख के गलवान घाटी में गंवा कर बैठी। और इसका मूल कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरे कार्यकाल में दिया गया वो बयान है, जिसमें उन्होंने अपनी विंग को ताकत देने के लिए, यानी अपनी आईटी विंग या हल्ला ब्रिगेड को ताकत देने के लिए सफेद झूठ बोला कि भारत में ना कोई आया ना कोई गया। लेकिन बड़े अफसोस की बात कि उन्हीं के तत्कालीन रक्षा मंत्री, जो आज भी रक्षा मंत्री हैं, राजनाथ सिंह, उन्होंने संसद में ये स्वीकार किया कि हाँ, भारत के लद्दाख की गलवान घाटी में घुसपैठ हुई है और दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे घनिष्ठतम मित्र होने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी ब्रिगेड अपना सबसे घनिष्ठ मित्र बताते हुए नहीं थकती, उन्होंने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए और वो भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने की न सिर्फ चेतावनी दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं, बल्कि उन्होंने भारत को विश्व मंच पर अपमानित भी किया है। आप ये जानकर दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती का बैंड भारत में आईटी ब्रिगेड, यानी आरएसएस और बीजेपी का आईटी ब्रिगेड बजाता है, उन डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के दुश्मन नंबर 1 चीन को तो शपथ समारोह के लिए निमंत्रण भेजा, लेकिन अपने सबसे करीबी दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न तो निमंत्रण भेजा और न ही इस बारे में किसी तरह की कोई चर्चा की। यद्यपि
डोनाल्ड ट्रंप को भी चीन के हाथों अपमान झेलना पड़ा और चीन के मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनका निमंत्रण ठुकरा कर उनको उनकी औकात बता दी। लेकिन भारत उनका निमंत्रण पाने में नाकाम रहा। हालांकि कुछ कटु आलोचक, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटु आलोचक हैं, वो ये दावा भी करते हैं कि भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण पाने की पिछले दरवाजे से कोशिशें भी की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, चूंकि एलन मस्क के इशारों पर नाच रहे हैं, इसलिए एलन मस्क जो शुद्ध व्यापारी है, उन्होंने भारत से अपनी स्टारलिंक दूरसंचार कंपनी का लाइसेंस अपनी शर्तों पर मांगने के लिए उस पर्दे के पीछे की कोशिशों को कामयाब नहीं हुई। इस बीच श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान, अगर इनकी चर्चा नहीं की जाए तो फिर ऐसा माना जाएगा कि विश्लेषण अधूरा है। भूटान, जिसको हम पिछले 74 साल से सुरक्षा छतरी उपलब्ध करा रहे हैं, वो भी चीन के साथ डोकलाम में एक समझौता करने की फिराक में है। श्रीलंका, जो भारत का अभिन्न मित्र हुआ करता था, वह भी चीनी चंगुल में फंस गया है और उसका हब्बन टोटा बंदरगाह चीनी सरकार ने अपने ऋण के बदले हड़प लिया। यही हाल उस मालदीव का है, जिसकी जनसंख्या शायद भारत के सबसे छोटे कस्बे के बराबर भी नहीं है। वो भी भारत को लगातार आंखें दिखा रहा है। और ये हालात तब हैं जब 1988 में श्रीलंका के एक आतंकवादी गिरोह ने एक व्यापारी के सहयोग से मालदीव पर कब्जा कर लिया था। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने मिराज 2000 और सुखोई विमान भेजकर उस तख्ता पलट को नाकाम किया और मालदीव मौजूदा प्रधानमंत्री गुइजू के शपथ ग्रहण से पहले हमेशा भारत के ऋण के नीचे दबा रहता था। यानी वो ये मानता था, वहां का शासन ये मानता था कि अगर भारत नहीं होता तो मालदीव पर उस वक्त से आतंकवादी गिरोहों का कब्जा होता। जिस बांग्लादेश को भारत ने आजादी दिलवाई, भारत ने उसको पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमानों के पंजों से आजाद कराया। आज की पीढ़ी शायद नहीं जानती होगी कि पाकिस्तान में बंगाली मुसलमान और पंजाबी मुसलमानों के बीच संघर्ष 1947 से जारी था और पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमानों की बहुलता वाली सेना बंगाल के मुसलमानों को अपना दुश्मन मानकर कुचल रही थी। उन बंगाली मुस्लिमों को भारत ने न सिर्फ आजादी दिलवाई बल्कि उसे खड़ा होने में भरपूर मदद भी की। लेकिन वो बांग्लादेश भी आज पाकिस्तान की सेनाओं को अपनी सेनाओं के प्रशिक्षण के लिए अड्डे उपलब्ध करा रहा है। उसने चीन और अमेरिका को भी अपने समुद्री क्षेत्र में कुछ अड्डे बनाने के लिए आश्वासन भी दिया है और भारत को आंखें दिखा रहा है, जबकि बांग्लादेश ये जानता है कि वो भारत के बिना शायद ही खड़ा रह पाए। इस पूरे विश्लेषण की अगर कुल मिलाकर एक नजर से देखा जाए तो भारत ने अपने एक सबसे करीबी दोस्त और सहयोगी, जिसने भारत को परमाणु क्षमता हासिल करने में मदद की, उसको अपना दुश्मन बना लिया। और इसी वजह से आज पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा सबसे निम्न स्तर पर है। और इसी का यही कारण है
कि भारत में आज विदेशी निवेश सबसे निम्न स्तर पर है और उस पर विदेशी कर 4 गुना ज्यादा बढ़ गया है। एक विश्लेषक ने व्यंग में कहा कि क्या इसी को अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की मजबूत स्थिति कहते हैं। यानी हमारी मौजूदा विदेश नीति सिर्फ और सिर्फ कूटनीतिक चुनौती में बदल गई है और अंध राष्ट्रवाद में अंधा हो चुका मौजूदा शासन उस पर कतई ध्यान नहीं दे रहा है, जो भारत के दीर्घकालीन हितों के लिए दुश्मन जैसा कृत्य है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।